जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी सिडनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देखिए, अब ये जो उपन्यास का तीसरा उपन्यास है वह है दिव्या। ये तो हमारा दूरदर्शन नाटक कर चुके, हम लोग गोदान कर चुके, और तीसरा टॉपिक हम लोग दिव्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी नहीं होगी, और मैं ज़बरदस्ती कहूँगा भी नहीं। मैंने बस ये सजेशन दिया था कि यार एटलीस्ट एक सारांश देख लेना। गूगल सर्च करोगे एक सारांश मिल जाएगा, कम से कम उसको देख लेना। तो जैसे आप देखोगे, अगर यहाँ पर अगर मिलता है तो मैं दिखे, तो हाँ देखिए, जैसे आप गूगल सर्च करो ना, सिंपल, एक मिनट, थोड़ा नेट खोलने में समय लग रहा है। हाँ, तो जैसे अब ये देखो, ये है, ऐसे ही सर्च कर लो सीधे आर्टिकल, तो यहाँ पे पढ़ोगे तो पूरा है, कोई नई किताब नहीं है इसकी कहानी, ना हमारी आप ज़िंदगी से, यह तो आज वर्षों सैकड़ों साल कहानी है, तो पूरा कहानी समझा देगा कि दिव्या क्या है। जनता दुखी है, केंद्र की सूचना आ जाता है, कुलीन राजकुमार भय हैं, फिर वही पृथ्वीसेन, ठीक है, पृथ्वीसेन युद्ध में जाने का निर्णय लेता है, ब्राह्मण कुमार आर्य रुद्रधीर हैं, ठीक है, महर्षि पत्नी से दीक्षा लेने जाते हैं, ठीक है। ये सब बगैती अब देखोगे तो पूरा मतलब है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। फिर नीचे कुछ स्टेटमेंट भी दिया है, आप देखिएगा, ये 2-3 स्टेटमेंट ना क्या होता है, ये हम आंसर में यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा, इन दासियों का काम केवल गृह सेवा या स्वामी के लिए वृत्ति कमाना न था, प्रति 18 मास बाद संतान उत्पन्न करती, प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतानों को बेचता था। तो देख रहे हैं, तो क्या करता था, प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनको, तो यहीं से दासियाँ प्रति 18 मास बाद संतान उत्पन्न करती। मतलब दास प्रथा पे कहीं बताना है, आपको बताना है। बेसिकली आपको पता होगा, ये जो दिव्या उपन्यास है ये मार्क्सवादी लेखक यशपाल की रचना है। तो मार्क्सवादी लेखक क्या करते हैं, सामान्यतः अपनी बात को सीधे संक्षेप में प्रत्यक्ष बात करते हैं। वो कहते हैं रूप नहीं, वस्तु का महत्व है। ठीक है, ये सब याद आ रहा होगा, कुछ डेजा वू टाइप की फीलिंग आ रही होगी ना, कि सर ऐसा तो कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो जब दास प्रथा के बारे में बता रहे हैं तो एक तरह से वही बता रहे हैं कि जो मार्क्सवादी विचार ही प्रस्तुत कर रहे हैं एक प्रकार से, कि समाज में किस तरह से वर्ग की खाई इतनी बढ़ चुकी है, वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं या मिटने की। ठीक है, इतनी बड़ी खाई बन चुकी है कि जहाँ पे दासियां हैं तो दासियों का क्या काम है, गृह सेवा और स्वामी के लिए वृत्ति कमाना तो है ही, और हर 18 माह के बाद संतान भी पैदा करती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिखा है, जब दिव्या वहाँ गई थी, ठीक है, जब किसी के घर पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे क्या है, स्वामिनी की आज्ञा थी, किसी ब्राह्मण के यहाँ काम करती है, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर फिर अपने पुत्र को स्तन दे। वह आज्ञा शूल की भांति उसको हृदय को भेद गई। ठीक है, फिर वो क्या की, अपने ही स्तन के दूध को चोरी करने लगी। तो देख रहे हैं कि समस्या कितनी जटिल है, कितनी विकराल समस्या है, स्वतंत्रता की समस्या है, नारी स्वतंत्रता की समस्या है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब आप सारांश देख लें तो एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा पढ़ने को, वो है प्राकथन। 2 पेज का प्राकथन है, उसको जरूर देखिए। तो जब प्राकथन देखेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली प्रश्न क्रिएट हो जाएगा कि यहीं आना है प्रश्न। मैं आपसे बता रहा हूँ, दिव्या से अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, और कहीं से आने का चांस ही नहीं है। प्राकथन तो 2-3 पेज का है, इसको देखिए। जैसे ये स्टेटमेंट याद करिए, इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, चर्चा करें, चर्चा करें, सीधा। दिव्य इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र, चर्चा करें। ठीक है, क्या लिखा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति के और गति का चित्र है। ये लाइन तो याद रखना एकदम। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र। तो ध्यान रखिए, यानी इन्होंने क्या किया, एक कैनवास बनाया है जिसको ऐतिहासिक रख दिया है, ऐतिहासिक रख दिया है, लेकिन क्या है, गति जो व्यक्ति है और जो समाज है, इसका चित्र क्या है, ये उसी समय का है। तो पूरी प्रवृत्ति और समाज किस तरह से व्यक्ति चल रहा है, उसका चित्र है। ठीक है, कला के प्रति अनुराग से लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ रंग देने का प्रयत्न किया है। तो क्या है, वही मैंने कहा ना, कला के प्रति अनुराग है, इस वजह से ऐतिहासिक काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ रंग देने का प्रस्तुत किया है। तो यथार्थ को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ऐतिहासिक वातावरण का प्रयोग किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही प्रश्न अपने आप में बनेगा कि ऐतिहासिक वातावरण का क्यों है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर है ना, ये एक जगह लिखा होगा, मनुष्य भोगता नहीं काटता है। मतलब भोगता नहीं करता, मतलब भोगता नहीं है, वो करता है। मनुष्य के अंदर क्षमता होती है।
है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर भी अपने अतीत में हम अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं। बेसिकली वही बात है, दिखाते हैं कि किस तरह से दिव्या ने क्या किया, अंततः अपनी स्वतंत्रता पा ही ली और मारिश के साथ शादी कर ली। ठीक है, मतलब वो बोला ना कि पुरुष और स्त्री अन्योन्याश्रय हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के लिए है। फूल को प्यार करो और बहे तो बह जाने दो ना। बेसिकली क्या है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, नई कविता जब पढ़ते तो उसमें भी समझ में आता है ना कि जो प्रेम है वो क्या है, ये पता है कि दोनों शारीरिक प्रेम तो है ही और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है भाई। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़रूरत है और ऐसा नहीं कि केवल महिला को ज़रूरत है, तो अन्योन्याश्रय है। तो यहीं पे देखेंगे अब लिखा हुआ है, इतिहास का तत्व है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण। इतिहास इसलिए डाला, इतिहास का तत्व, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की क्षमता का विश्लेषण। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, ध्यान रखिए, सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। ठीक है, और परिवर्तन करता है और सृष्टा भी है। सामाजिक परिस्थितियां जो है ना वो मनुष्य ही सृष्टा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक कीवर्ड ये जो आपको लाइन याद रखनी है, इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है। यशपाल का ये मानना है कि भैया कि इतिहास में ये मत मानो किसी से जो पढ़ा है वो विश्वास मान लिया, नहीं, विश्लेषण की वस्तु है, ध्यान रखिएगा। जैसे नदी में प्रतिक्षण नदी जल बहने पर भी नदी का अस्तित्व और उसका नाम नहीं बदलता। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसी जाति नहीं बदलती। फिर यहाँ पर देखेंगे ये मनुष्य भोंकता नहीं करता है, भोंकता वो मत सोचिएगा कुत्ते की तरह भोंकता नहीं काटता है। मनुष्य भोंकता नहीं मतलब भोग, केवल भोग नहीं कर रहा है, वो करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है। ठीक है, नाम अनुसात श्रेष्ठ रही किंचित, चाहे तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, नाम अनुसात श्रेष्ठ तरही किंचित। ठीक है, मनुष्य भोगता नहीं करता है, विचारकों ने कहा था। ठीक है, मनुष्य से बड़ा क्या है, केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा विधान। तो ये भी लाइन याद रखना, मनुष्य से बड़ा है, मतलब ये आप इसमें से ना, मेरा ये कहना है, प्राकथन जितने लाइन याद कर सकते हैं, जितने कोटेशन प्राकथन से याद कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, इसमें आप क्या क्या याद करिए, मैं अपने तरफ से सजेशन दे देता हूँ जो मैं करता था बेसिकली, तो वो मैं बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये, ठीक है, मन कर तो इसके आगे याद कर सकते नहीं तो इतना ही। फिर ये, ठीक है, फिर ये बहुत ज़रूरी है, इतिहास मनुष्य के अपनी पर। अभी हम जब आंसर राइटिंग करेंगे ना देखेंगे हम यही। ठीक है, ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर चित्र में त्रुटि रह जाना संभव, खुद भी मानते हैं। वर्तमान में जिला प्राकृतिक, तो ये अलग अलग याद करना है, मतलब इकट्ठे सारा नहीं लिख देना है। जहां पे डिपेंड करेगा, जहां पे प्रश्न आएगा वहां पे लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार प्रश्न देखेंगे, फिर हम व्याख्या पहले करेंगे। पहले प्रश्न आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन कौन सा करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसको करेंगे। तो देखिए, दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, ये समझ में आया। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की विशेष रचना दृष्टि रही है, दिव्या के आधार पर इस दृष्टि की आलोचना करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिव्या के अनुसार इस दृष्टि की आलोचना करें। तो ये दो प्रश्न हो गए, हम क्या करेंगे, इसमें से एक करेंगे, उसके बाद आप सारे कर लेंगे। ठीक है, जो बहुत जरूरी है वो देखते हैं हम। फिर देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप से उपस्थित, ध्यान रखिएगा, एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा अलग अलग, बस एक ही कंटेंट एकदम सेम लिखना है, क्वेश्चन अलग अलग फ्रेमिंग कर सकता है बस। तो दिव्या इतिहास में ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, वही कि क्या किया है, उस कल्पना में यथार्थ का रंग, ठीक है, यथार्थ का रंग या चित्र में, उस कल्पना चित्र में यथार्थ रंग देने का प्रयास किया गया है। क्यों किया गया है, तो वही बात है कि मनुष्य ऐसा ऐसा है, अतीत से सीखना, इतिहास विश्लेषण, विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है। वही सब कीवर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करेंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल नहीं, ये अपने आप में एक प्रश्न आ सकता है। एक नारी संबंधी चिंतन देखेंगे। अब देखिए, दिव्या उपन्यास में अभिव्यक्त नारी संबंधी चिंतन पर प्रकाश डालिए, तो मेरे पास समझिएगा नारी संबंधी चिंतन, तो नारी संबंधी चिंतन दिव्या उपन्यास में कई स्तरों पर दिखा है। ठीक है, कई स्तरों पर दिखा है।
तो किस तरह से बौद्धिक चिंतन था, यानी बौद्ध धर्म का जो चिंतन था, ठीक है। मॉरिश की विचारधारा जो इसमें थी, माताल वृक और यानी भोगवादी दृष्टिकोण, दो थे ना, प्रेस्थ और माताल वृक, ये कहते हैं ना स्त्री को भोग करो, इन दोनों का तो ये मानना था। तो अलग अलग दृष्टिकोण आपको दिखेगा। तो बोला दिव्या उपन्यास में अभिव्यक्त नारी संबंधी चिंतन पर प्रकाश डाली, तो आप सब बताएंगे, फिर बताएंगे मॉरिश का दृष्टिकोण क्या है, यशपाल का दृष्टिकोण है। तो अलग से प्रश्न ये भी आ सकता है, देखेंगे अलग से ये भी प्रश्न आ सकता है, मॉरिश के नारी संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कीजिए, यह दृष्टि उपन्यासकार यशपाल के नारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, तार्किक उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल हाँ, तो ये वही आंसर ये हो जाएगा, उसमें कोई अलग नहीं। तो ये डिस्कशन नहीं, बस डिस्कशन कर दूंगा कि देखो ये करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आइडिया रख लीजिए। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने शुरू में ही बता दिया कि प्राकथन के एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है, प्राकथन वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंड नंबर पे जो अभी व्याख्या में हम लोग देखेंगे, व्याख्या में वो महत्वपूर्ण है। व्याख्या बहुत कान नाक खुले रख के करिए, और व्याख्या मेरे हिसाब से अब तक आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए। मैं तो बहुत सजेशन ये दूंगा भाई कि रीडिंग कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक मधु पर्व का देखते हैं हम लोग, ठीक है, मधु पर्व का देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली वही है, ये एक तरह से समझ लीजिए। इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से बच रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन है नहीं, ठीक है। इसमें बस मुझे आपको इनोवेशन क्या है, नए तरीके से क्या कर सकते हैं, मैं बस वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार प्रश्न पढ़िए, ये स्टार्टिंग में ही है, जन्म का अपराध। जब पहले इसको पढ़ते हैं, जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। तो इतना लाइन याद करना है पहली बात, ठीक है, ठीक है। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाता हूँ। बेसिकली ये उस समय का ऐसे समझ लो जब वो युद्ध जीत जाता है, मतलब बेसिकली युद्ध नहीं, जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो जीत जाता है। फिर ये होता है ना, जो प्रतिस्पर्धा जीतेगा वो दिव्या की शिविका उठाएगा, ठीक है, दिव्या की शिविका उठाएगा। अब चूंकि ये निम्न कुल का है, पृथुसेन निम्न कुल का है, ठीक है, ठीक है। तो पृथुसेन निम्न कुल का है, तो इसको उठाने नहीं दिया जाता है। तब वो ये बात कहता है, मन में सोचता है, बोलता है, जो भी करता है, कि जन्म का अपराध। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जन्म का अपराध रश्मि रथी में भी तो कर्ण के साथ यही था। कर्ण के साथ क्या था, जन्म का ही अपराध था, कि जन्म ऐसा हुआ था उसका, त्यागा गया पुत्र था। वो भी क्या कहता है, जाति जाति कहते, जाति जाति कहते। अगर आप मेरे एग्जाम्पल वाली बुकलेट देखे होंगे जो मैंने 72 पेज की बताई है, तो उसमें ये लिखा है मैंने एग्जाम्पल, जिनकी पूंजी केवल पाखंड, वे क्या जाने, जाति जाति कहते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। अब भुजदंड को बताते भाई मेरे पास इतना ताकत है ना, मुझे जाति वाति की बात मत करो। वो भी चिढ़ा हुआ बेचारा, जन्म का अपराध उसके साथ भी हुआ। तो ये भी वही है, जन्म का अपराध यदि अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। आपको पता होगा अभी क्या है, भारत में जो जाति प्रथा है, तत्कालीन समाज में जब ये 1945 में दिव्या लिख रहे थे, तो उस समय जाति प्रथा बड़े कटु स्तर पे सामने थी, ठीक है। आपको पता होगा, आपने माझी देखी होगी, माझी है ना। तो जन्म का अपराध यदि अपराध है तो किस प्रकार संभव है, कह रहा है शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। भाई तुम चाहे शस्त्र, तुम्हारे पास युद्ध हो, तुम्हारे पास धन हो, विद्या की शक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन हो नहीं सकता। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। कोई भी उपाय कर लो, जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य दैव से ले। तो भैया जन्म अगर स्कूल में हुआ है तो किससे अब झगड़ा करे मनुष्य जाके, क्या देवताओं झगड़ा करे, या उन, अब देखो अब ये इनकी विचारधारा अब आती है यशपाल, यह उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है। तो जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसा सिस्टम बनाया है, सिस्टम हिला डाला, ऐसा सिस्टम बनाया है कि जन्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। तो वो सोच रहा है कि यार ये मेरा अपराध है कि मैंने हीन कुल में जन्म लिया, या जो द्विज कहे जाने वाले लोग हैं उन्होंने व्यवस्था इस प्रकार बनाई है कि ऐसे जन्म लेने को क्या माना जाएगा, मतलब अपराध माना जाएगा। तो ये बात समझ रहे ना। तो अभी आपको फीलिंग आ गई कि यशपाल अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना
जाति प्रथा के प्रति दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर रहा है। अब ध्यान रखिए, दिव्या वाले में इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है, किसी भी व्याख्या की इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखिएगा। इतिहास में ही ऐतिहासिक कल्पना के रूप में दिव्या के माध्यम से यशपाल या मार्क्सवादी, प्रसिद्ध मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल, ऐसे लिख लीजिए, लंबा चौड़ा बता दीजिए, ठीक है, कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी है ना यशपाल न केवल दिव्या के रूप में नारी समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, नारी की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, बल्कि क्या कर रहा है यहां पर, मतलब अब उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, मतलब यहां तो इतना करिएगा, ठीक है, यहां तो इतना लिख के, अब डिपेंड करेगा ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो बोलिएगा पृथ्वीसेन के माध्यम से जाति, जन्म आधारित अपवित्रता, अकुलीनता के प्रति भी अपने विचार रखते हैं, ठीक है, अपने विचार रखते हैं, ठीक है। यहां पर पृथुसेन को इसी में जोड़ते हुए पृथुसेन को दिव्या की शिविका निम्न कुल में उत्पन्न होने के कारण उठाने नहीं दिया जाता है, तो अपने को आहत महसूस करता हुआ ऐसा कहता है। तो भाई उसको नहीं उठाने दिया जाता तो आहत है, बेचारा दुखित है, तो ऐसा कह रहा है। बाद में भले से कहानी बहुत पलटी है, खुदे छोड़ गया है ना, हालांकि ठीक है, उसकी जो पत्नी रहती है वो बड़ी चंट रहती है, खैर देखेंगे आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा, है ना। अब ये बात कह रहे हैं, पृथुसेन कहता है यदि, अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, व्याख्या, कि निम्न कुल में पैदा होना जन्म का अपराध है, तो इसका परिमार्जन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वर्णवादी समाज में ये जो वर्णवादी व्यवस्था है, इसमें कोई शक्ति, अस्त्र या विद्या नहीं है जो इस अपराध को कम कर सके। फिर वो यह सोचता है, फिर आगे सोचता है कि जब ऐसी कोई शक्ति नहीं है तो मनुष्य किससे अन्याय का बदला ले, भाग्य से या समाज के उन लोगों से जिन्होंने ये व्यवस्था निर्मित की है, ठीक है ना। और फिर वो ये सोचता है कि क्या वाकई में निम्न कुल में जन्म मेरा अपराध है, या कुछ उच्च कुल या द्विज मतलब ब्राह्मण कुल में जन्मे लोगों का अहंकार मात्र जिन्होंने यह व्यवस्था बनाई है, तो जाति के प्रति अपनी मार्क्स, अब विशेष में क्या लिखेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा का देखो प्रक्षेपण कर रहे हैं। एक दो चीज ध्यान में रखना, पहले देखो क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डॉट, सोचने वाली बात, देखो ये यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी विराम चिन्हों का कितना शानदार प्रयोग दिखेगा, ये आपको हर जगह दिखेगा शिल्प वाले शैली में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको हर जगह दिखेगा विराम चिन्हों का एकदम शानदार प्रयोग, ठीक है। फिर चूंकि ऐतिहासिक वातावरण में इन्होंने रचना लिखी है, ऐतिहासिक वातावरण में लिखी है, तो आप देखो कि एकदम तत्समी रचना है, ठीक है। तो तत्समी और विराम चिन्हों का प्रयोग, ये 2 पॉइंट तो आप एकदम रट के जा सकते हो कि यशपाल अगर दिव्या आ गया तो 2 पॉइंट लिख देना है, सीधे आंख बंद करके 2 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो एकदम रटन करके चले जाओ कि भाई ये आएगा तो ये तो पक्का लिख देना है ना। लेकिन मान लीजिए जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, तो एक्स्ट्रा भाई मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण वो भी लिखेंगे, और बाकी किस आधार पे कथन है वो बताएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि दिनकर भी, रश्मि रथी या कर्ण भी, या रश्मि रथी का कर्ण भी है ना, जन्म के अपराध से खुद को व्यथित महसूस करते हुए कहता है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। वो भी इस व्यवस्था पे प्रश्न उठाते हुए कहता है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। तो आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने समाज की विषमता मूलक वर्ण व्यवस्था को दर्शाया है, ठीक है। सवाल भी खड़े किए हैं कि वर्णवादी व्यवस्था में जन्म के अपराध का तो कोई मतलब उसका मुक्ति नहीं है, ठीक है। तत्समी भाषा है, ये मैंने पहले बता दिया। विराम चिन्हों का प्रयोग ये भी बता दिया, तो ये दोनों एक में चाहिए तो लिख दीजिएगा, ये लास्ट में लिखिएगा। सूत्र शैली का प्रयोग है, ठीक है, जन्म का अपराध यदि वह अपराध है तो, है ना। और कई लोगों ने और भी सवाल खड़े किए हैं, आप दिनकर का एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जो मैंने बताया, ठीक। तो यह आपका हो जाता है पहला एग्जाम्पल खत्म, ठीक है। थोड़ा मैंने इसमें समय लिया है क्योंकि अब मैं आपको केवल वो दिखाऊंगा जो काम का है, ठीक है।
ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखो, ये सब पहचान लोगे, जो सागल कीवर्ड है ना, तुरंत पहचान लोगे कि यार ये तो वही है, दिव्या का ही है सागल, पुराना। जब ये सब तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर ये सब मतलब आपको रीड तो करना ही है, मैं बस काम काम का बता रहा हूँ। ये वाला एग्जाम्पल याद रखना इतने दूर का। ये धर्मस्थ देव शर्मा कह रहे हैं, इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूं कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने समय से न्याय की व्यवस्था देने से मैं यही समझ में आया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक जो हमें और करना है, काम की मैं बात बता रहा हूँ केवल, अब मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर वही आप दिखाएंगे। अब देखो, आप कह रहे हैं दिव्यो मैं मृत्यु से भय नहीं मानता। अगर मान लो यही पूछ दे, दिव्यो मैं मृत्यु से भय नहीं मानता, तब तो आप आराम से पहचान जाएंगे, अरे तो दिव्या का, अरे गजब क्या बात है, कमाल हो गया। यूपीएससी वाले बहुत इस मामले में चंटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत। जिसका अस्तित्व नहीं, जिसे अनुभूति नहीं, वह भय भी अनुभव नहीं कर सकता। भय है जीवित रहकर पीड़ा और पराभव सहने में। भय है जीवन भर की पीड़ा और पराभव से। इतना ही पूछेगा, बहुत ज्यादा है ना, तो इतना और ले देगा। तुम्हें अंक में लेकर समाप्त हो जाने से कौन इच्छा अपूर्ण रह जाएगी? फिर उसमें भय क्या? वह सुखद अस्तित्व का सुखद अंत है ना। मन करेगा तो पूरा पूछ देगा। वैसे यूपीएससी कई बार क्या करता है, केवल इतना ही पूछता है, इतना ही। पुराने आप पेपर्स में देखिएगा, इतना ही पूछेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा यार स्कंद गुप्तों में युद्ध होने वाला था, है ना। स्कंद गुप्त में भी युद्ध होने वाला था, और स्कंद गुप्त में भी देवसेना से जो स्कंद गुप्त है उसको प्यार हो रहा था कहीं ना कहीं। आपके दिमाग में डाउट आने लगे कि यार ऐसा तो ये स्कंद गुप्त का है, या मृत्यु क्या है जैसे प्रश्नों पे कहीं ऐसा तो नहीं किसी निबंध में विचार कर रहा है, तो आपको कंफ्यूजन आएगी। ये लाइन रहेगा दिव्या, तब तो आप आराम से पहचान लोगे, लेकिन यहां से रहेगा तब तो ध्यान रखिए, मृत्यु क्या है अस्तित्व का अंत। जब ये बात आए ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दिव्या का है, ठीक है। तो यही याद रखना है, दिव्या का है। और ये क्या है बेसिकली, भाई पृथुसेन ना दिव्या से बात कर रहा है। जब युद्ध में जाने की बात होती है, ठीक है, जब युद्ध में जाने की बात होती है तो वही कहता है कि यार मान लो जिंदा ही नहीं रहे तो उसके बारे में क्या सोचना है, क्यों भय रखना है? जब अस्तित्व ही खत्म हो गया तो उस समय तो भय रहेगा ही नहीं, ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जिंदा रह के पीड़ा और पराभव सहने में सबसे बड़ा भय है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि तुम्हें अगर हग करके भाई अंक में लेकर, है ना, कह रहा है कि समाप्त हो जाने से कोई इच्छा बचेगी नहीं मेरे पास, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि भैया अपने आप को मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है, समझ लो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत, ठीक है। तो ये भी एक लाइन आपको याद रखनी है, आगे काम आएगा, ठीक है। फिर वही इंट्रोडक्शन वही देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या देंगे भाई, कि दिव्या के माध्यम से न केवल ऐसा किया है प्रसिद्ध मार्क्सवादी ऐतिहासिक कल्पना में ऐतिहासिक वो करते हुए, पूरा इसे लिखना है जैसा पहले बताया। इस गद्यांश में उन्होंने क्या किया है ना, ठीक है। इस गद्यांश में उन्होंने क्या किया है, युद्ध में जाते समय दिव्या और पृथुसेन के माध्यम से मृत्यु जैसे प्रश्नों पर भी विचार किया, ऐसे बता दीजिए सीधे। तो अब वही बात फिर दे रहा है एक्सप्लेनेशन। युद्ध की विविधता से भय नहीं खाता हूँ, मैंने आपको समझा ही दिया है। कह रहा है कि मृत्यु केवल अस्तित्व का अंत है, तो यह सुखद अंत होगा अगर मैं तुम्हें अंक में लेकर मृत्यु को प्राप्त करूँगा, ठीक है। बढ़िया है कि मैं हारू ना और जीवन भर तिल तिल मर, मतलब हार के तिल तिल मरूंगा पूरे जीवन, सीधी बात है, ऐसा ही तो होता है। उससे बढ़िया एक बार में मर जाऊं, तो ऐसा ये कहना चाह रहा है ना। तो क्या किया है, अनसुलझे पहलुओं की सूक्ष्म व्याख्या के विशेष में बताएंगे। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत, है ना। यानी इहलोकवादी सोच, अब लिख दीजिएगा, इहलोक और मानवतावादी सोच का प्रक्षेपण, मानवतावादी दृष्टिकोण मानव केंद्र में है, सीधी बात है। और इहलोक परलोक की बात नहीं कर रहा भाई कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, है ना। मान लो 10 लोग को मार दिए तो उसका पाप लगेगा, ये सब बातें नहीं कर रहा है। कह रहा है मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत, मृत्यु हो गई खत्म, जन्म पुनर्जन्म इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बात समझिएगा, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा है कि जन्म होगा पुनर्जन्म होगा तो दिव्या तुम वापिस मिलोगे कि नहीं, ये सब बकैती नहीं कर रहा है ना। ये तो अपने यहाँ क्या होता है, अपने हिंदी पिक्चर में क्या होता है,
ठीक है। हिंदी पिक्चर में तो ये होता ना कि भाई जा रहा है युद्ध पे, तो फिर वो कहेगा कि हम अगले जन्म में मिलेंगे, हम फिर आएंगे मिलने, ये सब ये रन नहीं करेगा, अस्तित्व का अंत खत्म, बात ही खत्म। तो ये बात थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कितना सही मार्क्सवादी और विचारधारा का प्रक्षेपण, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सूत्र शैली का प्रयोग है, तत्समी भाषा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, विराम चिन्ह, और ये तो है ही, आपको दिखेगा ही, ठीक है। भय जैसे भाव की अभिव्यक्ति की है, ठीक है, भय जैसे भाव की अभिव्यक्ति की, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या आएगा जो महत्वपूर्ण है, एक लाइन ये याद रख लीजिएगा, सुख और दुख अन्योन्य आश्रय है। वो बार बार ये जो चिवकुआ है ना और मॉरिश यही सब कहेगा, दोनों से यही सब बोलेंगे, पुरुष और स्त्री अन्योन्य आश्रय है, सुख और दुख अन्योन्य आश्रय है, ठीक है, ठीक है। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है, ये सब कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा। बस ये मतलब मुझे डिस्कशन नहीं करना था, मुझे बस एक आपको एग्जाम्पल बताना था कि याद रख लीजिए, सुख और दुख अन्योन्य आश्रय है, यानी किसको सुख बोल रहा है, पुरुष सुख है कि स्त्री सुख है, भी तो कहता है पुरुष और स्त्री अन्योन्य आश्रय है, तो ये भी वही बात है, ठीक है, ये भी बात है। अब यहां पर अब ये देखो, ये पढ़ना, यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे हिसाब से कोई व्याख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आप रीड तो करेंगे ही, देखो रीड तो आपको सब करना है मेरे हिसाब से, मैंने पहले बोला कि अब इससे भी ज़्यादा इतना भी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये लाइन याद रखनी है, मैं वो व्याख्या भी डिस्कशन करूंगा डिटेल में, चिंता मत कीजिए। नारी का यह अहंकार क्या मूल्य है अभिमान का, ये माताल रखवा बोलता है कि जब दिव्या बोलता है बताओ कितना रुपया चाहिए, ऐसे सीधे मेरे साथ चलो, वो वाली बात कह रहा है ना। तुझे रजत के पर्यक और कौशेय के बिस्तरों पर कुलीन धनी पुरुषों द्वारा भोगी जाने का गर्व है, इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें कहता है, एकदम गुस्से में कहता है, मैं तेरे अहंकार का मूल्य दे सकता हूं, बोल कितना पैसे चाहिए, ठीक है। दिव्या का भोग करना चाहता है तो दिव्या गंभीर परिणाम की चेतावनी देती है, किंतु फिर माताल व्रत ये कहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भोगवादी नजरिया बेसिकली। तो जब हम लोग अभी करेंगे ना नारी के प्रति विचार, नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, रचना में, तो हम इस बात को भी एग्जाम्पल लिखेंगे, नारी का यह अहंकार क्या मूल्य है अभिमान का, तुझे अहंकार है कुलीन पुरुष की भोग्य होने का, ठीक है, ये बात कर रहा है कि भोगवादी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो काम के ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है, सही बात है एकदम। ये कौन कह रहा है, ये प्रेस्ट समझा रहा है उसको, पृथुसेन को, क्योंकि पृथुसेन एकदम दिव्या से शादी करने के लिए एकदम मतलब परेशान है, ठीक है, और मना कर दे रहा है, जो क्या नाम होता है उसका, नम्मा भूल गया, जो इसकी पत्नी रहती है, उसका अजीब सा नाम है कुछ, जो भी है, वो भी बड़ी भोगवादी किस्म की व्यक्ति रहती है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि क्या कहते हैं, वो मना कर देता है, तो तब ये बात बोलता है, कहता है जब अभी तुम्हारे युवा अवस्था है, इसी वजह से नारी के प्रति आवेग प्रबल है। पुत्र, आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी, ठीक है ना। तो आवेग पे मत ध्यान दो, जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन जल का पात्र, आवेग उसमें एक बुदबुदा मात्र है, तो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आवेग आवेशित होके अचानक से काम मत करो, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ये बात, कंट्रोल उदय कंट्रोल मजनू कंट्रोल, कमेंट में बताइएगा क्या है, वही बात तो कहता है। जीवन की सफलता के लिए अगर सफल होना है तो आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग के अंदर भी अचानक से आवेग आता होगा कि चलो मार देते हैं इसको, पकड़ के कूट देते हैं, ठीक है। अचानक से कई बार क्या होता है, कोई लड़की या लड़का देखी पसंद आ गया, कोई लड़का लड़की देखी पसंद आ गई, अब क्या होता है हम आवेग से युक्त हो जाते हैं कि चलो बात करेंगे, अरे भाई अब जीवन समाप्त होने वाला है ना, वो तो ध्यान ही नहीं देती है, ध्यान नहीं देता, भाव नहीं है, तो वो सब क्या है, वो एक आवेग है, यही बात समझा रहा है, समझो यही बात तो समझा रहा है। जीवन की सफलता के लिए IAS PCS बनना है, ठीक है, तो जीवन की सफलता के लिए आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखो, रोग है लेकिन दवाई खाना पड़ता है। कामना की तृप्ति के लिए सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। अब फिर बकैती बता रहा है, कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। तो कह रहे विवाह उससे करो, क्या नाम था उसका, वीरो कुछ ऐसे ही था, अजीब सा नाम यार भूला गया।
है ना। तो वही कह रहा है उससे शादी करो, एक विशेष कन्या से शादी करने के लिए कह रहा था जिसके पास मतलब शक्ति मिल जाती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, है ना, याद आएगा तो बताऊँ। सामर्थ्य ही मनुष्य भोग और कामना करने का अधिकारी होता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। अब ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ऐसे आएगा तब तो आप कर ही लोगे। ऐसे यहीं से आ गया यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग होता है पुत्र, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि पुत्र मतलब पक्की बात है, कहीं पे पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है, तो तत्समी शैली में पिता अपने पुत्र से कहाँ बात कर रहा है, तो पक्की बात है दिव्या में ही बात कर रहा है। ये आगे तुरंत हिंट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं आएगी भाई, प्रॉब्लम आएगी यूपीएससी यहाँ से पूछेगा, सीजीएससी यहाँ से पूछेगा। पुराने क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आवेगिक वस्तु है जीवन दूसरी, और यहीं तक पूछेगा, इसके आगे पूछेगा भी नहीं। कामना की तृप्ति के लिए तब भी थोड़ा हिंट निकाल लोगे, इतना ही पूछेगा। जीवन जल का पात्र, आवेग उसमें बुद्धिदा मात्र, यहाँ तक ग्रहण किया जाता है। ठीक है, फिर वैसा ही दिखाएंगे वही चीज कि नारी के प्रति समस्या का विश्लेषण किया। यहाँ पर नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण का वर्णन कौन कर रहा है, प्रेस्त पृथुसेन से बातचीत करते समय भोगवादी दृष्टिकोण से वर्णन कर रहा है। जब पृथुसेन दिव्या के प्रेम के कारण पिता द्वारा दूसरी कन्या से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है, तब उसके पिता श्रेष्ठी प्रेस्त उसे कहते हैं जीवन की सफलता के लिए मन के आवेग पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस बात को बताएंगे, ठीक है, इस बात को बताएंगे। फिर वही बात है, उसी को समझा है कि आवेग क्षणिक बुद्धबुदा है। ठीक है, उससे जल का पात्र में कमी नहीं होती है ना, यही सब बकैती। फिर ये तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे आराम से, कोई इसमें लोड नहीं है, पढ़ लीजिएगा। काम की बात यही थी, आपको हिंट समझाना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए इतना। ठीक है, क्रोध आवेग पर नियंत्रण सभी ने बात कही है, महात्मा बुद्ध, महावीर, ईशा सभी ने बात कही है, इवन गांधी जी ने भी बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण ये कनेक्शन है, ये सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है कि राजनीति में आवेश को राजनीति का दुश्मन माना है। अच्छा ध्यान रखेंगे, अगर आप आषाढ़ का एक दिन देखेंगे तो आषाढ़ के एक दिन में भी राजनीति का कारण ही उसका विवाह होता है कालिदास का, तो राजनीति साधने के लिए उसका विवाह रानी से हो जाता है ना, वो भी देखेंगे। तो वो क्या है, वो हाँ वो क्या है, यहां भी वही बात चल रही है, दिव्या में भी ये बात चल रही है। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सारा हिंदी साहित्य घूम रहा है, पूरा हिंदी साहित्य बैकग्राउंड में मेरे चल रहा है। हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो पूरा दिमाग में किनारे किनारे चल रहा है, मैं लिंक कर रहा हूँ प्रॉपर। मनु भंडारी ने भी कहा है आवेश राजनीति का दुश्मन मात्र है। दास साहब कहते हैं ना भैया, उससे लल्लन से कि लखन से, किसे कहते हैं, लखन नाम होता है शायद, आवेश मत करो, राजनीति का दुश्मन मात्र है। नारी के प्रति मध्यकालीन सोच, जहाँ पे भोग और वस्तु माना जाता है। फिर वही भाषा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ठीक है, वही सब। पुत्र आवेगिक वस्तु दिख रहा है, कॉमा ये सब का एकदम बढ़िया प्रयोग है, तत्समी शैली है, वही सब। फिर तो आपको पता ही हो जाएगा आराम से, कोई लोड नहीं है। उदाहरण भी दिया है, उदाहरण शैली का प्रयोग है, फिर आप कर लोगे, वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं रह जाती है। क्या हो गया हीट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, देखते सही हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर वही सब है, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, ठीक है, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में रख सकते हैं आप चाहें तो, मतलब इच्छा है, मतलब आपकी इच्छा है। ठीक है, हाँ। ये ध्यान रखिए, ये राजा गणपति की पुत्री से ही शादी, वीरो नाम रहता है कि मैंने नम्मा भूल रहा हूँ उसका। ठीक है, ठीक है, आत्मनम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। ठीक है, दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी ये सब थोड़ा सा देखिएगा एक बार, कुछ एक दो एग्जांपल इसे और कलेक्ट कीजिएगा। मैंने तो लगभग आपको एग्जांपल बताया है, मतलब ठीक है, मैंने लगभग आपको एग्जांपल बताया है प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, उसके बाद मॉरिश, आ गया मॉरिश। पढ़ेंगे इसको, मजा आएगा, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा एक बार देखिएगा जरूर है मेरे हिसाब से, है ना।
एक बार देखिएगा इसको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजा आएगा। 15-20 है, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा रहेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, नहीं तो फिर उसी में रह जाएंगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न ये कह रहा है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की विशेष रचना दृष्टि रही है। दिव्या के आधार पर इस रचना दृष्टि की आलोचना कीजिए। मतलब बेसिकली आलोचना कीजिए का मतलब हमेशा गलत अर्थ नहीं लगाना है। आलोचना का मतलब एक तरह से डिस्कशन कीजिए, ठीक है, डिस्कशन कीजिए, ठीक है। यार कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो अभी पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2 आएगा, उसमें कीजिएगा आप लोग, है ना, तुरंत, मतलब अभी इस लेक्चर के तुरंत बाद पार्ट 2 भी आएगा, तो इसको हम लोग करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को समझिए प्रॉपर डिटेल में। विशेष रचना दृष्टि क्या रही है भाई, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ फिर, क्योंकि वो कुछ बार बार हिल जा रहा है कनेक्शन, ठीक है। माइक वाला मैं देख रहा हूँ सामान नीचे, पहले उसको सही करूँगा फिर अगला आपको ये बताऊँगा। तो ये समझिएगा आप कि क्या कह रहा है ना। चलो इसको कर ही लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं डिटेल में डिस्कशन, फिर देखते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं फिर सही करूँगा, क्योंकि मे बी 45 मिनट का तब तक ये हो भी जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए क्या रचना दृष्टि रही है। पहली बात ध्यान रखिए, ऐतिहासिक उपन्यास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। उसमें उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूर दी, और क्या पृष्ठभूमि दी है, सागल, सागल का वर्णन है, ठीक है। और क्या पृष्ठभूमि है, केंद्रस जैसे कुछ कुछ, ठीक है। मथुरा कला के नगर के रूप में प्रसिद्ध है, तो कुछ कुछ इसके बारे में इन्होंने देके हिंट दिया है कि हाँ ये इस बौद्धकालीन पृष्ठभूमि में है, बौद्धकालीन वातावरण का सृजन किया है। लेकिन विशेष रचना दृष्टि रही है। विशेष रचना दृष्टि क्या, मार्क्सवादी रचना दृष्टि। इसमें क्या, मनुष्य भोगता नहीं है, काटता है, मतलब भोगता नहीं करता है, ठीक है, मनुष्य भोगता नहीं करता है, वह अपने आप को विवश पाता है, ठीक है, समाज के प्रति, लेकिन उन्हीं धारणाओं को तोड़ देता है, ठीक है, उन्हीं धारणाओं को परिवर्तित भी कर देता है। तो वही मैंने आपको जो याद कराया था, ठीक है, कुछ कुछ याद होगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, केवल अपना विश्वास और स्वयं उसका रचा विधान, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख मनुष्य विवश अनुभव करता है, स्वयं ही उसे बदल जाता है। तो ऐतिहासिक रचना दृष्टि के प्रति ये इनका वो रही है, ठीक है, ये रही है। ना मनुष्य श्रेष्ठ रही किंचित, मनुष्य श्रेष्ठ कोई नहीं है शायद, ठीक है। तो ये बात वो प्रक्षेपित करना चाहते हैं। और क्या प्रक्षेपित करना चाहते हैं, यही कि विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास से विश्लेषण कीजिए, वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। तो ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। फिर वही मैंने आपको बताया था कि क्या है, इतिहास का तत्व अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण। तो ये भी, ये सब आंसर ही है, वो ये बात बताना चाहते हैं कि इतिहास का तत्व क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण। प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में मनुष्य परिवर्तन करता है और सामाजिक परिस्थितियों का सृष्टा है मनुष्य। इसी बात को वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यही रचना दृष्टि रही है। समझ में आया ना प्रश्न, तो यही रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में अभी तोड़ लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, और खत्म करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। तो अगले मतलब जो अभी क्लास होगी आपकी, उसमें ये क्वेश्चन आंसर इसका डिस्कशन हो जाएगा और कंप्लीट होगा। जय हिंद, जय भारत।